हेलो स्टूडेंट्स, आज है वर्कशीट नंबर 22 और ये वर्कशीट कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए है और इसमें हम सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। इस वर्कशीट में हमें कृषि के बारे में बताई गई है। कृषि कितने तरह की होती है और कृषि से क्या क्या होता है, वो कैसे की जाती है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। और पहला पॉइंट है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो इसमें जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इस पर हम ध्यान देंगे। ये इस तरह की खेती है कि इसमें लोग बहुत छोटे भूमि पर खेती करते हैं। और जीविका निर्वाह खेती मतलब जीवन निर्वाह कृषि, किसी तरह जीवन का निर्वाह हो जाता है, 2 वक्त का भोजन और निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इसकी विशेषता को हम देखते हैं और इसमें क्या क्या खास है। कह रहा है कि यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यह जो खेती करते हैं तो खेती करने वाले के पास भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है। जैसे मान लीजिए वो 1.5 एकड़ से कम का होता है, उस छोटे टुकड़े में वो खेती करते हैं। किसी का 10 कट्ठा हो, 20 कट्ठा हो, इस तरह से खेती होती है और बहुत ही कम भूमि पर ये खेती की जाती है। और इसमें जो है यह प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हंसिया, खुरपा आदि तथा परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। मतलब पूंजी की कमी होती है और उस पूंजी की, कैपिटल की कमी होने की वजह से ये अत्याधुनिक मशीनों से खेती नहीं कर पाते हैं और मजदूरों को नहीं लगा पाते हैं। घर के सारे सदस्य मिल कर के ही इस तरह की खेती करते हैं। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हुआ। और इसका तीसरा पॉइंट है कि इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सिंचाई के लिए उनके पास किसी भी तरह का आधुनिक साधन नहीं है, ना तो नहर है और ना ही नलकूप है, ना ही किसी तरह की बोरिंग है जिससे कि सही समय पर वे अपने फसलों की सिंचाई कर सकें। वे वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अगर वर्षा होगी तो उनके फसल की सिंचाई होगी और उपज अच्छा होगा, और अगर वर्षा नहीं हुई तो उनके फसल की सिंचाई नहीं होगी और उपज कमज़ोर होगा या खराब हो जाएगा। और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, तो मिट्टी की उर्वरता मतलब मिट्टी की उपजाऊपन, मिट्टी कितना उपजाऊपन है, कितना उपज देती है, इस बात पर भी ये खेती निर्भर करती है। इसके कहने का मतलब हुआ कि ये किसी भी तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, खाद्य उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, चूंकि इनके पास पूंजी कम होती है, इसलिए पूरी तरह से ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इनका उपज दर भी काफ़ी कम होता है, अनाजों की उपज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक ना, जिसमें कि जीवन का निर्वाह हो सकता है, बस छोटी छोटी आवश्यकता ही पूर्ति हो सकती है, बहुत बड़ा काम आप इससे नहीं कर सकते हैं। दूसरा है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि ये थोड़ा सा इससे उच्च कोटि का है। ये जो खेती होती है तो खेती करने वाले के पास यह बड़े फार्म पर की जाती है। फार्म मतलब खेत होता है, तो ये एकड़ में होता है। मान लीजिए 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ पर यह खेती की जाती है। यह बड़े फार्म पर की जाती है और इसमें आधुनिक मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस सब का उपयोग किया जाता है। उच्च उत्पादकता वाले बीजों, और बीज जो उच्च उत्पादकता वाले होते हैं, महंगे बीज होते हैं, उन बीजों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। खाद का मतलब फर्टिलाइजर होता है जो कि उपज की दर को बढ़ाता है। तो ये लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, गहन जीविका कृषि वाले। और कीटनाशक, समय समय पर अपने फसल में कीटनाशक आदि का भी प्रयोग करते हैं। कीटनाशक के प्रयोग से क्या होता है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कीट होते हैं उनको उन दवाओं के माध्यम से मार दिया जाता है, तो उसको कीटनाशक कहा जाता है। कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जिससे उनका जो उपज दर है, और रासायनिक खाद के प्रयोग से उनका फसल का जो उपज दर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देता है। जब रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देता है और स्वस्थ फसल पैदा करता है, जिससे कि अनाज की उत्पादकता बढ़ जाती है। और यह खेती करने वाले को कुछ फायदा होता है और ये लोग अपने ज़िंदगी के सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करके कुछ विशेष काम भी इस खेती से कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें सिंचाई के लिए नहर का उपयोग होता है। नहर हमारे देश में बहुत सारी नहरें बनाई गई हैं, जैसे आपने सतलज नहर, इंदिरा नहर, इन सभी के बारे में सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश में भी रिहंद बांध बनाया गया है, जिससे कि बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। तो इस तरह से इन नहरों के माध्यम से, और उन नहरों को बहुत लंबी लंबी दूरी तक और बहुत सारे खेतों की सिंचाई के लिए उनके पानी को पहुंचाया जाता है। और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। नलकूप मतलब बोरिंग, धरती में छेद करके मशीनों से जो पानी निकाला जाता है उसको, उस व्यवस्था को नलकूप कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इस खेती में, गहन जीविका कृषि खेती में कुछ मशीनों का प्रयोग होता है, और ये कुछ पूंजी वाले लोग होते हैं, इनके पास कुछ कैपिटल होती है, और ये अपने आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उत्पन्न करते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब कॉमर्शियल खेती। कॉमर्शियल खेती मतलब वैसी खेती जिससे लाभ कमाया जा सके। इनका उद्देश्य ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो इस वाणिज्यिक कृषि में, इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये खेती भी बहुत बड़े फार्म पर की जाती है, और बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में, बहुत बड़े बड़े फील्ड मतलब खेतों में ये की जाती है। ये 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ खेत में इसकी खेती होती है। और ये जो है सो इसमें उन फसलों की खेती की जाती है जिनको कि नगद बेचा जा सके और उनसे कैश की प्राप्ति हो सके, बेचने के बाद तुरंत पैसे मिलें। तो उन सभी खेती को हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में, ये रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि का मतलब होता है कि मिट्टी में जो फसलों को रोपा जाता है, जैसे कुछ होता है कि बीज को ऐसे आप छींट देंगे, मिट्टी में फेंक देंगे और वो बीज पौधे का रूप ले लेते हैं। और कुछ होता है कि छोटा छोटा पौधा होता है और उसको मिट्टी में ऐसे ऐसे रोपा जाता है, गाड़ा जाता है। तो इसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, ठीक ना। इसको मिट्टी में रोपा जाता है तो इसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि है, और इसमें बड़ी पूंजी और श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब होता है कि अकेली एक फसल बोई जाती है और बड़े भूभाग पर बोई जाती है। मैंने बताया है कि ये सैकड़ों एकड़ में, हजारों एकड़ में भी बोई जाती है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बहुत बड़ी पूंजी भी लगती है, और श्रमिक भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब कि ये पूर्ण रूपेण वाणिज्यिक है, कॉमर्शियल है। इसमें पैसे निवेश किए जाते हैं, ठीक ना, और उसके आधार पर फसल के बाद बेच करके उन पैसों से लाभ कमाया जाता है। तो इस तरह के खेती के उदाहरण हैं चाय के बागान आपने देखे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि हकीकत में भी चाय के बागान को देखे होंगे, और कुछ लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। तो आप देखते हैं कि चाय का बागान कितना लंबा लंबा होता है। तो ये जो चाय की जो खेती होती है, रोपण कृषि होती है। चाय के फसल को रोपा जाता है, से मिट्टी में गाड़ा जाता है, ठीक ना, और तब फिर ये वृद्धि करती है और उसके बाद इनके पत्तियों को तोड़ा जाता है। उसी तरह से कॉफ़ी भी रोपण कृषि है। रबड़ भी रोपण कृषि है। गन्ना तो हम सभी लोग देखे हैं, इसको भी रोपा जाता है। और केला भी रोपण कृषि है। केले के पौधे को मिट्टी में लगाया जाता है, लाइन से पंक्तिबद्ध लगाया जाता है, उसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है, और जब केला उपजता है तो उसको तोड़ लिया जाता है। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है। मतलब कि यह इस तरह की खेती होती है कि अगर हम इसको उद्योग कहें तो ये, इसमें भी दो राय नहीं है, यह एक छोटा मोटा उद्योग ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह की फसलें होती हैं। हमारे देश भारत में 3 तरह की फसल बोई जाती है। पहला है रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, और तीसरा है जायद फसल। तो हमें ये देखना है कि रबी फसल कब होता है और कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, खरीफ कौन सी फसल है और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, और जायद में क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं रबी से। यह फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच काटी जाती है। जो लोग खेती से संबंधित होंगे या जिनके यहाँ खेती होती होगी, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि खेती की शुरुआत अक्टूबर नवंबर में जो होती है, जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रबी फसल बोलते हैं। और इस तरह बोई जाने वाली फसलों में निम्न है गेहूँ, ठीक, गेहूँ है, गेहूँ की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, और ये सभी प्रमुख रबी फसलें हैं जिनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है, और ये मार्च अप्रैल महीने में
जून आते आते सारी फसलें काट ली जाती हैं। जून तक तो कोई कोई ही फसल जाती है, ये सारी फसलें मार्च और अप्रैल महीने में ही काट ली जाती है। तो इन फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं, जो मार्च अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसल हो गए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये। और ये जो फसल है, इस फसल का जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ बोई जाती है, तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। तो आप भारत के मैप में देख लीजिए कि भारत का जो ये मैप है, तो ये जो उत्तरी इलाका है और उत्तर पश्चिमी इलाका, ये सारा इलाका, ठीक ना, और उत्तर प्रदेश, यहाँ से उत्तर प्रदेश भी, तो ये सब गेहूं उत्पादक मुख्य क्षेत्र है। ये इतना वाला जो क्षेत्र है ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक ना। इस तरह से जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का भी कुछ भाग है, गेहूं की फसल उगती है और रबी फसल इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है खरीफ फसल। खरीफ जो फसल होती है यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती है। ये मानसून क्या होता है, मानसून हमारे यहाँ जो बरसात का जो मौसम आता है तो उसमें मानसून हवाएं आती हैं पश्चिमी विक्षोभ से, और इन हवाओं के माध्यम से हमारे यहाँ बादल आते हैं और वो बादल काफ़ी वर्षा करते हैं, जिस वर्षा से कि हमारे यहाँ फसलों के लिए उपयुक्त, इन खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण बन जाता है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। तो उस समय जब मानसून का आगमन होता है, मतलब कि जुलाई में, जून जुलाई के समय में ये फसलें बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती हैं। मतलब कि जब ये फसल काटी जाती है तब रबी की फसल बोई जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। और जब रबी की फसल काटी जाएगी तब फिर खरीफ की फसल बोई जाएगी। मतलब कि अभी आपको सिंपली ये दिख रहा है कि जब सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल काट ली जाती है तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है, इसमें जो फसलें होती हैं वो उसमें मुख्य फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर, अरहर की दाल हम लोग खाते हैं, वहीं अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट से रस्सियां बनाई जाती हैं और जूट के बोरे भी आते हैं, तो वहीं जूट है। और जूट उत्पादन में हमारे यहाँ का बंगाल राज्य जो है वो काफ़ी आगे है, वहाँ जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं, ठीक। और यह चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। तो इसको भी आप मैप के हिसाब से आप समझ लीजिए कि चावल की खेती आपके इस असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, फिर से ये जो महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। तो इन सभी क्षेत्रों में मतलब यहाँ से ये पट्टी ऐसे और फिर यहाँ से ये पट्टी ऐसे, इन सभी क्षेत्रों में चावल बहुत अधिकाधिक मात्रा में उपजता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि खरीफ फसल में चावल किस क्षेत्र में उपजता है, तो यहाँ असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार में भी चावल का उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी राज्यों की अपेक्षा कुछ कम होता है। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहाँ केरल तक, और फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोंकण तट तक चावल का उत्पादन होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है जायद फसल। तो जायद फसल जो है यह रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जब ये फसल, रबी की फसल मार्च में या अप्रैल में काट ली जाती है तो किसानों को 2-3 महीने का समय मिल जाता है, तो उस 2-3 महीने में ये जायद की फसल लगा देते हैं। तो जायद के फसल में क्या होता है, खरबूज होता है, तरबूज होता है, खीरा होता है, ककड़ी होता है और बहुत सारी सब्जियाँ भी होती हैं जो कि जायद फसल के रूप में होती हैं। तो उन सभी फसलों को किसान अपने खेतों में लगा देते हैं और फिर मानसून आने से पहले इनको काट लेते हैं और फिर मानसून के बाद रबी फसल आ जाती है। तो इस तरह से फसल चक्र चलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मानसून से स्टार्ट हुआ, तो मानसून से जून में अगर स्टार्ट हुआ तो जून से खरीफ फसल बोया गया और ये काटा गया सितंबर अक्टूबर में, और ये अक्टूबर में, तो ये हो गया खरीफ, ये हो गया खरीफ फसल। और अक्टूबर में फिर काटी गई, बोई गई रबी फसल, ठीक ना, रबी फसल। और ये काटी गई मार्च अप्रैल के माह में, मार्च
अप्रैल, और मार्च अप्रैल में फिर लगाई जाती है, ये जाती है जून तक, और ये होता है जायद फसल। ठीक, तो यहाँ जो हमारे यहाँ ये मार्च अप्रैल से जून तक चलता है। तो ये जो फसल चक्र है, इस चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खरीफ कब होती है। तो जून और सितंबर के बीच खरीफ होती है, सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बीच रबी होती है, और मार्च अप्रैल से फिर जून तक जायद होती है, फिर खरीफ, रबी, जायद, इस तरह से ये फसल चक्र भारत में चलते रहता है। तो इसके बाद अब कुछ प्रश्न हैं, तो आइए इन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं और एक एक करके इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो उत्तर देखिए, हमारे घरों में प्रयोग किए जाने वाले फसलों की सूची, रबी फसल, यहाँ खरीफ है और यहाँ जायद है। तो रबी में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इन सभी का प्रयोग हमारे घरों में होता है, और खरीफ फसल में चावल, मक्का, तूर मतलब अरहर की दाल, और मूंग आदि का प्रयोग हमारे घरों में होता है, और जायद फसल में तरबूज, खीरा और खरबूज का प्रयोग हमारे घरों में होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। तो हमारे घरों में प्रयोग होने वाली 3 रोपण फसल निम्नलिखित हैं। पहला चाय, कॉफ़ी और केला, ये सबके घरों में मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, और ये है, गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं। गहन कृषि बड़े फार्म पर की जाती है। इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, और चौथा और अंतिम प्रश्न है ये, कि भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो वास्तव में भारत में किसानों की स्थिति काफ़ी खराब है। यहाँ को जो मौसम है, मानसून जो है, यह बहुत सही पर समय पर नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी तो अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं, और कभी बहुत कम वर्षा होती है जिससे कि फसल सूख जाते हैं। तो इसी का उत्तर है यहाँ पे कि हाँ, यह सही कहा गया है कि भारत में कृषि एक जुआ है। जुआ का मतलब समझते हैं ना, गैम्बलिंग, मतलब कि अगर आया तो बहुत कुछ और गया तो सब कुछ लेकर जाएगा। तो ये भारत में कृषि एक जुआ है, क्योंकि यहाँ खेती मौसम पर आधारित है, सिंचाई की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। हर साल देखने को मिलता है कि कहीं कहीं अतिवृष्टि की वजह से फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती हैं, और कहीं कहीं सिंचाई के अभाव में फसलें सूख कर बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरह से इन दोनों स्थितियों में किसानों को घाटा जाता है, और अगर जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उनकी जो लागत पूंजी है, उन्होंने जो लगाया है बीज में, रासायनिक खाद में, फिर से सिंचाई में, कीटनाशक में, खेत की तैयारी में, जुताई में जो पैसा लगाया है, वो सारा का सारा पैसा डूब जाता है। और अगर फसल अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। तो इसी तरह लिए कहा गया है कि भारत में खेती एक जुआ है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गए, और आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22, ये भी क्लियर हो गई। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ कमेंट भी करें। अगर कुछ अच्छा लगता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है उत्साह बढ़ा रहता है। हमें लगता है कि आप हमारे चैनल और हमसे जुड़े हुए हैं, एक व्यक्तिगत भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।